हे गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th जो हम लोग का जियोग्राफी है उसकी थर्ड चैप्टर जल संसाधन के सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि वृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, सभी को पता है, हम लोगों ने बचपन में याद किया है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आप देख लो यहाँ पे कि 96%, 96.5% क्या है कि वो यहाँ पे जल की जो प्रतिशतता है वो महासागरों में निहित है। फिर है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप देखो, पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि देश में जो बांध है उसको भारत का मंदिर कहा था। उसी तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%, 65। फिर है कि बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या किया है? बिहार में बढ़ गया है। अब हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो आप देखो, बहु मतलब होता है बहुत, प्लस उद्देश्य, उद्देश्य तो पता है, बहु प्लस उद्देश्य को हम लोग बहुउद्देशीय बोलते हैं। यानी बहुत सारे उद्देश्य के लिए अगर हम कोई काम स्टार्ट कर दे तो हम बोलते हैं कि हाँ ये बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय और सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि कार्य, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि। ये सारे ही काम को अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो परियोजना है, जो हम लोगों का हम परियोजना लेकर आए हैं, वो क्या कर रहा है कि वो बहुत उद्देश्यों को पूरा करने वाला है। तो यही है। फिर है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। एक्चुअली मैं उधर देख रही हूँ एक क्या कहते हैं ना, छिपकली वहाँ पे दीवार से गिरने गिरने हो रही है, तो मैं उसको देख रही हूँ कब मुझे भागना पड़े, सो मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ। चलो देखते कि जल को ही जीवन कहा जाता है। जल के उपयोग की सूची तो बहुत लंबी है, चाहे पेयजल हो या घरेलू कार्य, सिंचाई हो या उद्योग, जन स्वास्थ्य हो या स्वच्छता अथवा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि, सभी कार्यों के लिए जल अपरिहार्य यानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना के बिना जल के नहीं की जा सकती। यानी ये जो सारे काम है उन सभी के लिए हमें क्या है, जल की अति आवश्यकता है। अरे बचपन से सुनते आ रहे जल ही जीवन है, तो फिर इसमें क्या हमें डिस्क्राइब करना है ना। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन की अंतरराज्यीय जल विवाद का कारण क्या कारण है? तो आप देखो कि जब राष्ट्र के अन्य प्रदेशों के बीच जल को लेकर विवाद छिड़ जाए तो इसे ही अंतरराज्यीय जल विवाद कहा जाता है। चूंकि जल एक व्यापार उपयोगिता वाला संसाधन है, व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन, मतलब इसका जो क्षेत्र है बहुत विस्तार है, हम लोगों को सब काम के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सभी के लिए आवश्यक भी है। अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। अब होता है ना, कोई कहता है कि नहीं हमें ज़्यादा जल की जरूरत है। जैसे आप देखो, सिंधु नदी जल बंटवारा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये विवाद हमेशा ही होते रहता है कि नहीं पानी, जैसे कहा जाता है नहीं कि भारत को पानी रोक देना चाहिए, पाकिस्तान 2 दिन में प्यासा मर जाएगा, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने संधि की है, विश्व बैंक ने कराया है। तो उसी तरीके से ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई क्योंकि 2 देशों के बीच में हो रहा है। तो जब यही मसला जब 2 राज्यों के बीच होता है तो उसको हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है ना, उसके जल को बंटवारे के लेकर हमेशा ही विवाद होते रहते हैं, कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, याद रखना। फिर जल संकट क्या है? तो पीने योग्य जल की कमी को ही जल संकट कहा जाता है। यूं तो पृथ्वी पर विशाल जल सागर एवं नवीकरणीय संसाधन मौजूद है, बावजूद इसकी दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त और अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। सही बात है, जैसे ही हम लोग जल संकट सुनते हैं हम लोग को लगता है सूखा आ गया, पूरा एकदम जो जमीन है पूरा दरार दरार पड़ा हुआ जमीन, यही सब याद आता है ना हम लोगों को सोचते ही। जैसे आप देखो सीता जी का, क्योंकि मैं सीतामढ़ी से हूँ तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, हमारा जो सीतामढ़ी में एक बार बहुत ज़्यादा सूखा आया था, और उसी के क्रम में कहा गया था कि ठीक है, जब हमारे दशरथ जी जो थे राजा, वो अगर हल चलाते हुए जाएंगे तो उनको क्या है कि तब क्या होगा कि
पानी यहाँ पे निकलेगा और लोगों का जो ये समस्या है वो खत्म होगा। तो उन्होंने हल चलाया था और वही धरती के गर्भ से कौन निकली थी, तो भगवान जो है श्री राम की पत्नी सीता जी निकली थी। तो इसलिए मैंने बताया कि सूखा की दृष्टि में मतलब हम लोग जब भी सूखा का बात करते हैं ना, खासकर यहाँ सीतामढ़ी के लोग, तो हम लोग को वही वाला सीन याद आता है। फिर है कि भारत की नदियों में प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो भारत में नदियों के प्रदूषण का कारण निम्नलिखित है। पहला कि शहरों की बढ़ती आबादी और जीवन शैली। सही बात है, क्योंकि अब देखो कि हमारे जो तौर तरीका है जीवन का वो भी काफ़ी डेवलप हो गया है और हम लोग का आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या है कि नदी प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि हम लोग जो भी हम लोग का वेस्ट है वो कहाँ जाता है, नदी में ही जाता है। जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सारा ही क्या जा रहा है, नदी में जा रहा है और ये जल को प्रदूषित कर रहा है। वही मल जल के नदियों का निस्तारण, जो भी हम लोग के घर में आप देखो वॉशरूम वगैरह का जो भी नाली वगैरह होता है ना, और या फिर शहर के ही जितने भी नालियाँ होते हैं वो जाकर नदी में निकलते हैं। तो ये बहुत गंदा बात हो जाता है। मतलब जल प्रदूषण के लिए आप देखो कि हम ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। फिर है कि धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास। जैसे देखो, आप देखोगे कि मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई इंसान मर गया तो उसके अस्थि को गंगा में डुबाया जाता है, मतलब डुबाया नहीं, बहाया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है कि अंधविश्वास। अब देखो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, बट कहीं ना कहीं से जल प्रदूषित हो रहा है गंगा का। तो ये है। फिर धार्मिक अनुष्ठान, आप देखो कि चलो राख तो मान लो कि पानी को साफ करता है तो राख चलेगा, बट आप देखो कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, कोई पोस्टर पुराना हो गया, भगवान जी का माला हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, अगरबत्ती का राख हो गया, अगरबत्ती वाला लकड़ी, मतलब देखो घर में पूजा वगैरह तो देखोगे जो कुछ भी पूजा का समय था, मम्मी लोग की कह रही इधर उधर नहीं फेंको, रुको सब नदी में डला जाएगा, पैर नहीं लगना चाहिए, और सब चीज़ को पॉलिथीन बैग में डालकर डाल दिया नदी में। तो ये क्या है कि रीजन है, एक तरीके का अंधविश्वास ही है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ करना चाहते हैं, मतलब हम लोग को रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसको नहीं अपना चाहिए। ये नहीं कि ये सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हम लोगों में देखना होगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। अगर आपको सही लगे तो करो, नहीं लगे तो नहीं करो, यही कारण है। तब क्या होगा कि नदी का जो पॉल्यूशन रेट है ना वो कम होगा। फिर है औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में निस्तारण, वही बात है, और शवों का विसर्जन, यही सब मतलब लाश, इसका जो विसर्जन होता है इसको हम लोग को रोकना चाहिए। या फिर आप इसके अलावा भी देखो ना, जो भी नदी किनारे रहते हैं उनके यहाँ कोई भी मर गया जानवर वगैरह, उसको डायरेक्ट नदी में फेंक देते हैं। मान लो कि कोई बीमारी से ही मर गया हो, मुर्गा मान लो, जो कोई बीमारी है और वो मर गया, नदी में फेंक दिया आपने। अब क्या उससे जो कीटाणु होगा वो तो पूरे पानी में फैल जाएगा और ये जल को प्रदूषित ही करेगा। तो यही सब है। हॉस्पिटल का जितना भी कचरा होता है वो फेंक दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप देख लोगे ना तो फिर आप मतलब पानी पीने में एकदम अजीब लगेगा आपको। फिर लग रहा है किसी का बारात इधर से जा रहा है, थोड़ा सा साउंड में दिक्कत होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण यानी बचाना, और इसके क्या उपाय है? तो आप देखो कि उद्देश्य जनित जल की पर्याप्तता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु का अनावश्यक बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण है। यानी देखो सबसे शुद्ध अगर धरती पे कोई पानी है ना तो वो है वर्षा वाला जल। जो ये नहीं कि डायरेक्ट आपकी छत से जो गिरा, वो नहीं, डायरेक्ट जो आसमान से गिरा वो सबसे शुद्ध होता है। तो उसको हम लोग को बचा के रखना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। जल संरक्षण के ये सबसे बड़े उपाय में आता है। और आप यहाँ पे देखो और भी कुछ उपाय है जो हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है, लेकिन जिसके भूमिगत जल के स्तर के लगातार गिरावट आ रही है, अतः इसकी पुनः पूर्ति आवश्यक। अब देखो ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ को मान लो बीचों बीच काट लिया, आधा है, अब चारों तरफ से पाइप डाला हुआ है। जो भी आप समरसेबल कराते हो या फिर मोटर लगवाते हो या फिर आपके पास हैंडपम्प होता है, सारे क्या पाइप धरती में डाला रहता है और उस पर पानी आता है। अब क्या है, यहाँ अंदर से पानी आ रहा है, अब हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ज़मीन में फेंक दिया। अब क्या है कि यहाँ पे प्लास्टिक है तो इस पाइप से क्या इसके नीचे वाला पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत है कि हम चारों तरफ अगर इतना ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा बना कि बहुत ज़्यादा पूरे में पाइप है, तो इतना ज़्यादा अगर हम पानी यहाँ से निकालेंगे तो पानी का लेयर भी कम होता जाएगा। तो ये सब क्या है कि कमी है। सॉरी, ठीक है। फिर है कि जल संभर प्रबंधन, जल प्रवाह का जल जमाव, यहाँ पे संभर
नहीं होगा, जमाव होगा। का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। फिर है कि तकनीकी विकास, यानी तकनीकी के विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रमों से है जिससे जल का कम से कम उपयोग किया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जैसे क्या है, ड्रिप सिंचाई खेती का सबसे अच्छा तरीका है, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती, ये सब क्या कुछ तकनीकों में अपनाएंगे तो जल को बचा सकते हैं। साथ में ही आप देखो, जैसे हम लोग मान लो कि कार वगैरह धो रहे हैं तो वो पानी तो वेस्ट हो जाएगा, तो हम उसका बताओ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये आइडिया हमें देकर बताओ कि अगर जिस पानी से हम लोग कार धो रहे हैं उसी पानी का अगर हमें यूज़ करना पड़े तो और हम कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। इनके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विविधता का उल्लेख करें तो आप देखो कि वर्षा जल की मानव जीवन की भूमिका निम्नलिखित है। हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा पूरी की जाती है। खास करके हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर होती है। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है ना, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। पश्चिम बंगाल जो है वहाँ बाढ़ मैदान की सिंचाई के लिए भी बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। फिर शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा क्या होती थी कि सिंचित कर खेती की जा सकती थी। इसे राजस्थान में जो क्या कहा जाता था, तो जैसलमेर में इसको खरदीन कहा जाता था और अन्य क्षेत्रों में इसको जौहर के नाम से भी बुलाया जाता था। तो यहाँ पे हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।